फ्रिज भी खरीद के लाऊंगा, हथियार भी खरीद के लाऊंगा, ट्रेनिंग भी लूंगा शेफ के रूप में कहीं पे जाकर कि काटा कैसे जाता है, उसके बाद कैसे पूरी बॉडी को निपटाया जाता है। हिंदुओं का ठेका आपने क्यों लिया है? पूरे भारत के लोगों का ठेका क्यों नहीं लिया? जंगल में गया जहाँ पे उसने श्रद्धा के टुकड़े काट काट के फेंके, मैं उस जंगल में जाकर देख के आया है। आप और हम दिन में भी उस जंगल में अकेले जाने से पहले 4 बार सोचेंगे गुजरात में किसकी सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी। क्यों बनेगी? क्योंकि जनता वोट दे रही है। अपने धर्म को आगे बढ़ाने का और दूसरे के धर्म को खत्म करने के टूल के रूप में सोचना समझना, ये लव जिहाद का कार्य है। कड़वे सवाल पूछे जाएंगे। मीठे सवालों के लिए तो तुम जाने भी नहीं जाते, कड़वों के लिए ही जाने जाते हो। अवैसी का स्टेटमेंट इस प्रकार के घटना में हमेशा उल्टा आता है और ऐसा कहा जाता है कि अवैसी बीजेपी के बी टीम है। इसकी कितनी सच्चाई है? 6 लोग जहर खा के मर गए नवादा में, वहां पे आप क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि हत्यारा जो है मुसलमान नहीं था, इस वजह से। अंतहीन हो चुका है सिलसिला मनीष भाई, अंतहीन हो चुका है। और आपने ध्यान में लाया है तो मैं जरूर ये कोशिश करूंगा कि कम से कम हमारे बिहार के साथी उस परिवार के पास, उनके लोगों के पास जाके खड़े हो। इस देश में जो लगातार बम ब्लास्ट होते थे, कभी बंबई में होता था, कभी गुवाहाटी में होता, कभी दिल्ली में होता था, उस पर रोक किसने लगाया है? कभी हम सब लोग पोल्यूशन से पीड़ित हैं, लेकिन पोल्यूशन अभी तक राजनीति का मुद्दा बन नहीं पाया है। क्यों नहीं बन पा रहा है? आप लोग बना नहीं पा रहे हैं या बन नहीं पा रहा है? कपिल मिश्रा नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। हर हिंदुवादी घटना के बाद जो है आप एक्टिव हो जाते हैं और जहां भी हिंदुओं की हत्या होती है वहां पे आप पहुंच जाते हैं। आपसे आज मीठे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, कड़वे सवाल पूछे जाएंगे। मीठे सवालों के लिए तो तुम जाने भी नहीं जाते, कड़वों के लिए ही जाने जाते हो। अच्छा, आप गुजरात में अभी हैं, गुजरात में आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखिए, गुजरात में मैं सूरत में हूँ। सूरत में वारछा और कामरेज और कतारगम, ये 3 सीटें हैं जहाँ पर पिछले 2 दिनों से मैं जनसंपर्क और जनसंवाद के काम में लगा हुआ हूँ। मतलब यहाँ पे बीजेपी को अगर चुनाव जीतना है तो आपकी ज़रूरत है? कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है। पूरे देश से कार्यकर्ता आते हैं और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के से नहीं लड़ती है, अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ती है, अपने सभी संसाधनों के साथ लड़ती है, अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ लड़ती है। इसीलिए जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो उस जिम्मेदारी को निभा रहा है। पहले राजस्थान, फिर झारखंड और अभी दिल्ली में हिंदू की हत्या, 2 जगह लड़की की और 1 जगह किसी वृद्ध व्यक्ति की हत्या हुई थी और इन तीनों जगह आप एक्टिव दिखे। सिर्फ और सिर्फ 3 ही जगह एक्टिव क्यों दिखे आप? नहीं, आपने 3 जगह को ध्यान से देखा होगा। दिल्ली में जब दिल्ली के दंगे हुए, जितने भी हिंदू दंगा पीड़ित थे उन सबके परिवारों की मदद के लिए हमने काम किया। उसके बाद हिंदुओं का ठेका आपने क्यों लिया है? पूरे भारत के लोगों का ठेका क्यों नहीं लिया है? पहले मेरी पहली वाली बात पूरी सुनना। उसके बाद रिंकू शर्मा जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या हुई, उनके परिवार की मदद के लिए हम गए। उसके बाद राहुल राजपूत, उनके हत्या की गई, उसके परिवार के लिए हम लोगों ने मदद का काम किया। उसके बाद राजस्थान में पुजारी जी को जिंदा जला दिया गया, उनके परिवार की मदद के लिए हमने काम किया। उसके बाद अभी कन्हैया लाल जी की जो हत्या हुई, उनके परिवार के लिए और उनके साथ जिस व्यक्ति ने बहादुरी से लड़ाई की उसकी मदद के लिए। उसके बाद महाराष्ट्र में उमेश कोल्हे जी की हत्या हुई, उसके परिवार के लिए मदद के लिए हम गए। इसके बाद झारखंड में दुमका में अंकिता की जो हत्या हुई, उनके परिवार की मदद के लिए हम लोगों ने कोशिश की। कर्नाटक में मैंगलोर में प्रवीण नेट्टारू जी की जो हत्या हुई, उनके परिवार की हम लोगों ने मदद की है। तो खाली राजस्थान या दिल्ली तक नहीं है। चलिए, आपने जो डेटा गिनाया है, केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है और इतने सारे हिंदुओं की हत्या हो रही है, तो इसके लिए कौन है दोषी? पीएफआई के लोग शामिल हुए जो जांच में सामने आ रहा है। इसके अलावा एनआईए की जांच चल रही है। कुछ हत्याएं जरूर सामने से निकल के आ रही है कि इसमें इंटरलिंक्ड थे। पहले से हिट लिस्ट बनाई जा रही है, प्लान किया जा रहा है और उसके बाद जो लोग हिंदू मुद्दों के ऊपर एक्टिव हैं, हिंदू मुद्दों के ऊपर वोकल हैं, उनकी हिट लिस्ट बनाकर उनकी हत्या करने की योजनाएं बनाई गई है। और सर तन से जुदा को इम्प्लीमेंट करना, कोई व्हाट्सअप पे भी कुछ लिख दे तो उसकी हत्या कर दे, फेसबुक पे भी कुछ लिख दे तो उसकी हत्या कर दे। डेफिनेटली इसका एक बहुत ही सस्टेन्ड अभियान कुछ लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, रेडिकल इस्लामिक ग्रुप के द्वारा चलाया जा रहा है। कुछ पकड़े जा रहे हैं, कुछ नहीं भी पकड़े जा रहे हैं। श्रद्धा की हत्या जो है वो मई महीना में हुई थी, 18 मई को, लेकिन घटना जो है उसका उजागर किया गया जो है वो नवंबर के आसपास। ऐसा क्यों? पिता ने जिस वक्त दिल्ली पुलिस के पास कंप्लेंट कराई, मेरे को लगता है उसके 3 या 4 दिन के अंदर दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले को पता कर लिया, आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया और आफ्ताब ने अभी तो कम से कम पुलिस के सामने तो कबूल कर लिया है कि उसने किस प्रकार का अपराध किया है। और ये आपका जो सवाल है बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि जब परिवार का बेटियों से संवाद खत्म हो जाता है, और ऐसा ये पहला मामला नहीं है, ऐसे और भी कई मामले मैंने देखे हैं जिसमें बिटिया की हत्या होने के कई महीने बाद तक, क्योंकि फ़ोन पर बात ही नहीं हो रही परिवार से,
परिवार को मालूम ही नहीं कि उनकी बेटी जिंदा भी है कि नहीं है। ये इतना गंभीर संवाद का अभाव हो जो गया। लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के किसी गैर लड़के से प्यार कर रही है और उसके टुकड़े हो जा रहे हैं, तो उसके लिए कौन है दोषी? नहीं, देखिए, किसी एक व्यक्ति को या किसी एक परिस्थिति को हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। जब बेटी का परिवार से संवाद खत्म हो गया, वो संवाद खत्म होने का कारण क्या है, इसको अगर हम सोचना शुरू करें अपनी बेटियों की आज की परिस्थिति के मामले में, जो बेटी ने अपने प्राण दे दिए उसको भी दोषी ठहरा के कुछ साबित नहीं होने वाला है। जो हत्यारा है वो अपने आप में तो दोषी है ही, लेकिन इस देश में कॉरपोरेट के द्वारा इस तरह के विज्ञापन बनाना जिसमें नकली भाईचारा दिखाया जा रहा है, बॉलीवुड के द्वारा झूठे भाईचारे के मैसेज देना, मीडिया के द्वारा इस प्रकार की अनेक घटनाओं के बावजूद भी इसको स्वीकार न करना कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मर्डर हो रहे हैं देश के अंदर, राजनीति के द्वारा इन मुद्दों पर जो चुप्पी है, जो सन्नाटा है, इन सब के कॉम्बिनेशन को मिला के आप ये कह सकते हैं कि एक एक करके हम अपनी बेटियों को खोते चले जा रहे हैं। अच्छा, लव जिहाद का सबसे बड़ा कारण क्या है? जिहाद की मेंटेलिटी, मानसिकता, जो एक स्त्री को, एक बेटी को बेटी के तौर पे ना देखकर प्रेम को भी अपने धर्म को आगे बढ़ाने का और दूसरे के धर्म को खत्म करने के टूल के रूप में सोचना, समझना, ये लव जिहाद का कारण है। अच्छा, श्रद्धा की हत्या के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है, क्योंकि इस केस को जो है आपने बारीकी से स्टडी किया है? नहीं, देखिए, श्रद्धा की हत्या खाली आफ्ताब ने श्रद्धा को ही मारा है कि आज तक, या इससे पहले भी और किसी लड़की को मारा है, इससे पहले भी हत्याएं की है? उसकी मेंटेलिटी क्या थी, किन परिस्थितियों में उसने निर्णय ले लिया कि फ्रिज भी खरीद के लाऊंगा, हथियार भी खरीद के लाऊंगा, ट्रेनिंग भी लूंगा शेफ के रूप में कहीं पे जाकर कि काटा कैसे जाता है, उसके बाद कैसे पूरी बॉडी को निपटाया जाता है, उस पूरी प्रक्रिया से वो लड़का गुजरा है और सोच समझ के कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है उसने श्रद्धा का। और उसने अपने कबूलनामे में ये भी बोला कि मैं तो एक हफ्ते पहले ही मारने की सोचा बैठा था। तो आप ये सोचिए कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से एक लड़की के साथ रह भी रहा है और मन में ये निश्चित भी कर रहा है कि मैं इसको मारूंगा, कैसे मारूंगा, काटूंगा, इसकी बॉडी को निपटाऊंगा कैसे। ये दरिंदगी, ये असंवेदनशीलता, ये कहाँ से आ रही है दिमाग के अंदर? श्रद्धा का जो वो अंग, जैसे 2 किडनी होता है, लीवर होता है, जो बेचा जा सकता है इंटरनेशनल मार्केट में, जिसका जो है बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, वो अभी तक पुलिस ने बरामद नहीं किया। हालांकि इतने दिनों में वो अंग जो है वो सड़ भी जाते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं। तो क्या पता श्रद्धा के अंगों को जो है बेच दिया गया, जिसका कीमत लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपया होता है? कुछ भी हो सकता है। देखिए, आफ्ताब को जब हम देख रहे हैं, मैं उस जंगल में गया जहाँ पे उसने श्रद्धा के टुकड़े काट काट के फेंके, मैं उस जंगल में जाकर देख के आया है। आप और हम दिन में भी उस जंगल में अकेले जाने से पहले 4 बार सोचेंगे। वो रात में खुद हत्या करके उस बॉडी के टुकड़े लेके उस जंगल में जा रहा है, इसका मतलब उसका कोई साधारण मानव वाला दिमाग या सोच नहीं है। वो किस हद तक शैतानी सोच है और क्या क्या उसने कल्पना की होंगी और क्या अपराध उसने किए होंगे, ये तो जांच के बाद ही। वो लड़की इतनी बहादुर थी कि अपने परिवार को छोड़ के अगर गई तो आफ्ताब को छोड़ के क्यों नहीं आ पाई, जो उसे रोज मार रहा था। 2020 का केस है जिसमें अस्पताल जाने की नौबत आ गई थी, यानी 3 साल से तो केवल पिटी रही थी। प्यार या मोहब्बत जैसी कोई चीज़ तो बची नहीं थी। ये सबसे बड़ा गंभीर समस्या है और यहीं पर मैं बार बार हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं हर पिता से, हर भाई से, हर समाज के उस व्यक्ति से जो बेटियों के प्रति थोड़ी भी जिसके मन में दर्द है कि अपनी बेटियों से संवाद करो और घर का दरवाजा या खिड़की इतना हमेशा खुला रखो कि बेटी अगर गुस्से में भी बाहर गई है तो वापस आने की उसकी हिम्मत हो। ऐसा हैदराबाद में एक लड़की के साथ इसी प्रकार का घटना घटता है। हैदराबाद पुलिस जो है 5 दिन के अंदर अंदर अपराधी का एनकाउंटर कर देती है और सिर्फ पैर में गोली नहीं मारती है, उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। हैदराबाद में बीजेपी की सरकार नहीं है। यूपी में घटना घटता है तो जो है वहां की पुलिस जो है पैर में गोली मारती है और वो अभी भी अपराधी जिंदा है जिसने हत्या किया था नीतू नाम की लड़की का। उसके बाद से दिल्ली में घटना घटता है तो दिल्ली पुलिस जो है अपराधी को लेकर जंगल जंगल घूम रहा है। तो क्या इससे अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ेगा? डेफिनेटली मनोबल बढ़ता है। डेफिनेटली मनोबल बढ़ता है। अपराधियों को किस प्रकार से सजा दिया? हैदराबाद रोल मॉडल है। हैदराबाद रोल मॉडल है और मेरे को ये लगता है कि राजनीति से परे, पार्टियों से परे उठकर किसकी कहाँ पे सत्ता है, मुझे ये लगता है कि कानून और व्यवस्था का खौफ अपराधियों के मन में होना चाहिए और उस खौफ को स्थापित करने का एक ही तरीका है कि आप इनको दया या मानवता के चश्मे से नहीं देख सकते इस प्रकार के अपराधियों को। अच्छा, अवैसी का स्टेटमेंट इस प्रकार के घटना में हमेशा उल्टा आता है और ऐसा कहा जाता है कि अवैसी बीजेपी के बी टीम है। इसकी कितनी सच्चाई है? नहीं, वही लोग ऐसा कहते हैं, वही लोग ऐसा कहते हैं जो ये सोचते हैं कि मुसलमानों का वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करो और वही काम जब ओवैसी करता है तो उनको ये भी लगने लगता है कि ये कहीं हमारा वोट बैंक। तो ये खाली इन पार्टियों की आपस की, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, समाजवादी की और ओवैसी की आपस की मुसलमानों के वोट की लड़ाई है। ओवैसी उनको बी टीम बोलेगा, वो उनको बी टीम
बोलेगा, लेकिन अंत में लड़ाई खाली इतनी है कि इनमें से मुसलमानों का वोट कौन लेके जाएगा। आखिरी में सबसे कड़वा सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। एक हत्या झारखंड में होता है, आप पहुँच जाते हैं। एक हत्या महाराष्ट्र में होता है, पहुँच जाते हैं। कर्नाटका में होता है, पहुँच जाते हैं। राजस्थान में, गुजरात में, जहाँ भी होता है वहाँ पे आप पहुँच जाते हैं। अब बिहार में एक हिंदू परिवार 6 लोग जहर खा के मर गए नवादा में, वहाँ पे आप क्यों नहीं पहुँचे? क्योंकि हत्यारा जो है मुसलमान नहीं था, इस वजह से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक मिशन लेके काम कर सकता है। आप एक मिशन लेके काम कर रहे हो कि पत्रकारिता के माध्यम से सवाल उठाओगे। मेरा खाली एकमात्र मिशन है कि जिहाद से, धर्म के कारण होने वाले हिंसा और शोषण से पीड़ित हिंदू परिवारों के साथ खड़े होने की कोशिश करना। सबके साथ मैं अभी भी नहीं हो पा रहा हूँ, यही इतने सारे परिवार हैं कि सबके साथ नहीं हो सकते हैं, और उन 6 के साथ भी जरूर लोगों को खड़ा होना चाहिए। कोशिश करूंगा, मौका मिलेगा मैं भी जरूर खड़ा होऊंगा, लेकिन मेरे को ये लगता है कि सबको अपने अपने हिस्से का काम ढूंढ के उसको जिम्मेदारी से और सच्चाई से पूरा करना चाहिए। अभी मेरा अपना जो मैंने पहचान किया काम का, कोशिश किया कि अगर जिहाद से पीड़ित हिंदू परिवार है, पहले उस पर मरहम लगाने की कोशिश करूं और साथ में औरों की भी करें। ऐसा नहीं है कि ना करें, लेकिन यही एक तरह से अंतहीन हो चुका है सिलसिला, मनीष भाई, अंतहीन हो चुका है। और आपने ध्यान में लाया है तो मैं जरूर ये कोशिश करूंगा कि कम से कम हमारे बिहार के साथी उस परिवार के पास, उनके लोगों के पास जाके खड़े हों और देखें कि क्या कुछ किया जा सकता है। अच्छा, अंकिता के लिए आपने फंड जनरेट किया था, आप कन्हैया लाल के लिए भी, राजस्थान के जो थे उनके लिए फंड जनरेट किया था, और भी बहुत सारे हिंदू परिवार के लिए फंड जनरेट करते हैं। क्या आप बिहार में जो एक पूरा परिवार जो है वो कर्ज के तले दब के जो है आत्महत्या कर लेता है जहर खा के, उसके लिए फंड जनरेट करेंगे? नहीं। हाँ। ये देखिए, और कोई लोग जिम्मेदारी उठाएं, उनका जरूर साथ देंगे, लेकिन जिहाद से, धार्मिक हिंसा से, हिंदू होने के कारण हिंसा से पीड़ित और शोषित परिवार, जिहाद पे रोक कौन लगाएगा? केंद्र में आप लोग पिछले 8 साल से है, कैसे रोक लगेगा? तो इस देश में जो लगातार बम ब्लास्ट होते थे, कभी बम्बई में होता था, कभी गुवाहाटी में होता, कभी दिल्ली में होता था, उस पर रोक किसने लगाया है? किसने लगाया उस पर रोक? आज आपकी बसों के ऊपर लिखा होता था लवारिस वस्तु बम हो सकती है, तुरंत शोर मचाइए, इनाम पाइए। आज लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। किसने लगाया वो रोक? एक बड़ी लंबी लड़ाई है। आप सोचे कि ये जिहादी मानसिकता से जो 1400 साल से चली आ रही है, उससे कोई 8 साल में खत्म हो जाएगा? नहीं, एक लंबी लड़ाई है, लड़ा जा रहा है। इनके फाइनेंशियल नेटवर्क को, जिहादी आप किसे समझते हैं? जो ये सोचता है कि मेरे को खाली इस्लाम की हुकूमत साबित करनी है, उसको सबके ऊपर थोपना है, जबरदस्ती अपने धर्म को सबके ऊपर थोपना है, जो साथ में रहने की सोच को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है, उसको जिहादी मानता है। अच्छा, ये ऐसा लगता है कि श्रद्धा और आफ्ताब केस की वजह से जो है गुजरात चुनाव और दिल्ली एमसीडी चुनाव पे असर पड़ेगा और भाजपा को फायदा होगा? नहीं। देखिए, श्रद्धा का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। श्रद्धा और आफ्ताब का मुद्दा पूरे देश की बेटियों का मुद्दा है, और मुझे लगता है कि इसमें राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। सबको एक साथ बोलना चाहिए कि इस प्रकार की हत्याएं रुकनी चाहिए, बेटियों से संवाद शुरू होना चाहिए। और श्रद्धा और आफ्ताब के मुद्दे पे मैं बार बार एक बात और कह रहा हूँ कि आप कंक्लूड मत करो कि लव जिहाद है, लेकिन ये भी कंक्लूड मत करो कि लव जिहाद नहीं है। जाँच पूरी होने दो। आफ्ताब की मेंटेलिटी, आफ्ताब के मोबाइल के रिकॉर्ड, आफ्ताब किन लोगों से संपर्क में था, क्या सोच के साथ उसने ये हत्या की है, ये एक बार समाज के सामने आनी जरूरी है। गुजरात में किसकी सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी। क्यों बनेगी? क्योंकि जनता वोट दे रही है। 27-28 साल से आप लोग हैं, अमीरों के लिए बहुत कुछ किए हैं गुजरात में, सड़कें चिकनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। गरीबों के लिए बीजेपी ने गुजरात में क्या किया है? 27 साल से खाली अमीरों के वोट से सरकार नहीं बन रही है, ये तो आप मानोगे ना। तो कुछ तो किया होगा। और आप तो पब्लिक के बीच में गए हो, मैंने देखा है मोरबी के पुल के मामले में भी आपने बहुत सीधे जनता के बीच में जाके सवाल किए हैं। गुजरात में जगह जगह आप जा रहे हो। जनता संतुष्ट है, जनता आकांक्षाओं से और सपनों से और आशाओं से भरी हुई है, जनता निराश नहीं है। चलिए, गुजरात वाले मुद्दे पे तो आप बोल दिए, दिल्ली एमसीडी का क्या हाल है? संघर्ष है, संघर्ष है। और मेरे को ये लगता है कि हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी हैं, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक से नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन अध्यक्ष जी हैं हमारे, उनके हाँ जी, आदेश जी प्रयास कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा निर्णय, सब उसका परिणाम आएगा दिल्ली में। अच्छा परिणाम आएगा। कितना सीट आप लोग जीतेंगे? तीनों हाँ। हम 15 साल से हम वहाँ सत्ता में हैं, और मुझे लगता है कि हम लोग वापस सदन में सत्ता पक्ष में बैठने जा रहे हैं। सत्ता पक्ष में बैठने जा रहे हैं वापस। एमसीडी का चुनाव जीत जाते हैं, लोकसभा का चुनाव आप लोग जीत जाते हैं दिल्ली में, विधानसभा में क्लीन बोल्ड क्यों हो जाते हैं? हाँ, देखिए, दिल्ली के इक्वेशन कुछ ऐसी है, दिल्ली की सीटों की इक्वेशन ऐसी है, लीडरशिप है, एजेंडा है जो हम लोगों को दिल्ली के अंदर देना होगा। और अगर आप ये देखें तो विधानसभा में हमारा चुनाव का वोट प्रतिशत पिछली बार भी बढ़ा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ना ही छोड़ दिया। 10%, 12% भी वोट लेने वाली पार्टी 1% वोट पर आ गई। तो ये जो ध्रुवीकरण हो रहा है दिल्ली के अंदर, उस राजनीति को अगले
अगले चुनाव में हम किस प्रकार से टैकल करते हैं ये देखना आवश्यक एक होगा। बात समझिए, दिल्ली के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी जो है पॉल्यूशन के वजह से है, और एक आंकड़ा के अनुसार दिल्ली में सबसे ज्यादा मौत जो है वो प्रदूषित हवा के वजह से बन रहा है। विपक्ष में बीजेपी है, इसे मुद्दा क्यों नहीं बना पा रहा है? मनीष जी, आपको ये बात समझनी होगी और मेरे को भी, हम सब लोग पोल्यूशन से पीड़ित हैं, लेकिन पोल्यूशन अभी तक राजनीति का मुद्दा बन नहीं पाया है। क्यों नहीं बन पा रहा है? आप लोग बना नहीं पा रहे हैं या बन नहीं पा रहा है? नहीं, जो भी विकासशील देश है उनमें जनता पॉल्यूशन के ऊपर वोट करे, एनवायरनमेंट के ऊपर वोट करे, ग्रीन पॉलिटिक्स के ऊपर वोट करे। मुझे लगता है भारत अभी उस जगह पर पहुंचा नहीं है, भारत के लोग अभी उस जगह पर पहुंचे नहीं है। अभी शायद 5 रुपए के बस के टिकट के ऊपर वोट हो रहा है, या पानी के 20 रुपए बचाने के ऊपर वोट हो रहा है। ये हम लोग अर्बन लीडर होने के नाते, यूथ कनेक्ट होने के नाते इस बारे में चर्चा जरूर कर सकते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन ये वोट के मुद्दे पे कन्वर्ट होगा। मुझे लगता है लोगों के दिल को तो छू रहा है, लेकिन अभी दिमाग के अंदर ये नहीं बैठा है कि पॉल्यूशन कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है पॉल्यूशन की। अभी आखिरी में आप दिल्ली एमसीडी चुनाव के ऊपर और गुजरात चुनाव के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ और प्रचंड विजय की ओर बढ़ रही है। मैं इस वक्त सूरत में हूँ, आपके साथ बैठा हुआ हूँ, और गुजरात के अलग अलग, राजकोट में मैं गया हूँ, वडोदरा में गया हूँ, अहमदाबाद में गया हूँ। इन सब जगह जाके मैंने ये महसूस किया है कि गुजरात में एक अंडर करंट है, मैसिव अंडर करंट है, प्रधानमंत्री जी के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में भी। और दिल्ली के अंदर भी एक संघर्ष की स्थिति डेफिनेटली है, एक अच्छा संघर्ष आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग रिपीट करने जा रहे हैं, सदन में वापसी होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। ये है कपिल मिश्रा, जिन्होंने अपनी सारी बातों को जो है बारीकी तरीके से रखा, और लव जिहाद के ऊपर, साथ ही साथ दिल्ली एमसीडी चुनाव के ऊपर, गुजरात चुनाव के ऊपर, और श्रद्धा और आफ्ताब के ऊपर भी अपनी बातों को रखा। इनकी बातें आप लोगों को कैसी लगी और हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।